नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की ठीक ठाक चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रोज़ एक क्लास आपको किसकी मिल रही है? इकोनॉमिक्स की मिल रही है। इकोनॉमिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और उसी से क्वेश्चन बनते हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं। जिस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास शुरू होने से पहले हम सभी आपको पहले एक क्वेश्चन देते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और इससे पहले जो थ्योरी की क्लास हुई थी उसमें हमने आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाया था। तो उसी से एक क्वेश्चन है, पहले आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। बताओ भाई, आवाज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको इकोनॉमिक्स एकदम नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक नहीं आती थी लेकिन अब आना आपकी शुरू हो जाएगी। आप बेहतर तरीके से पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें। जो चीज़ें ना आए उसको बार बार अभ्यास करने से हर एक चीज़ आसान हो जाती है। तो आप ये ना कहो कि सर जी हमसे ये ना हो पाएगा, हो पाएगा। बस आप एक बार मेहनत तो करो, एक बार लगन से लगो। तो कुछ लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और सर्विस नहीं पाते हैं। कुछ लोग आते हैं 1 साल में लेकर चले जाते हैं, 2 साल में हो जाता है। तो उन्होंने लगातार प्रयास किया है, लगातार मेहनत किया है, जिस कारण से वो उस मुकाम को हासिल कर पाए। तो आप भी बन सकते हो सिकंदर। ठीक है, बस इंतजार किस चीज़ की है? आपके अंदर लगन होनी चाहिए। लगन जब से लग गई तब से सब सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जल्दी से आप लोग बताएं, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1950 में हुई? क्या 1949 में हुई? क्या 1935 में हुई? कि 1948 में हुई? बताओ भाई, जल्दी बोलो, सभी प्यारे बोलें। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चे सभी का आंसर आना चाहिए 1949 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर आएगा, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। एक ऑप्शन लिखा हुआ है 1935, है ना? इसमें क्या हुआ था आप जानते हो? आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की स्थापना हुई थी, सभी लोग जानते हो। हमने आपको बताया था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 1 जुलाई, है ना? 1 जुलाई 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। हमने आपको आरबीआई का हेडक्वार्टर भी बताया था। तो आप कहोगे सर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अगर पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आपसे पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप कहोगे सर 1 जनवरी। कब बताओगे? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछे किस पंचवर्षीय के किस क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय के अंतर्गत, किस पंचवर्षीय में रोलिंग प्लान लाया गया था? रोलिंग प्लान लाया गया था, बताओ भाई। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था? बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन दीजिए। तो आप कहो सर 5वीं पंचवर्षीय योजना। जल्दी बताना भाई, आंसर आपके सामने है। पंचवर्षीय योजना में क्या ऐसा हुआ था? दूसरी है 6वीं पंचवर्षीय योजना। बोलो भाई, 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या ऐसा हुआ था? या तीसरा ऑप्शन है 4थी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बोलो भाई, क्या 4थी पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ था? बोलो दीपक। अगला है क्या
7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब आप बताओ प्यारे, ये आपका क्वेश्चन और आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बोलो जल्दी। सभी प्यारे बोलेंगे, भैया बोलेंगे, बोलो भाई। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, या 7वीं पंचवर्षीय योजना में? बोलो भाई जल्दी, सभी लोग बोलेंगे तो बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है। 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था भारत सरकार द्वारा। 6वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आया हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर 5वीं योजना का टाइम पीरियड बता दो, तो आप कहोगे सर 1974 से 1978। वैसे होना 79 तक चाहिए था, लेकिन ये 1 वर्ष पहले बंद हो गई थी। पेपर में आपसे पूछता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी, तो आप कहोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। उसके बाद 2 वर्षों का अवकाश हो गया था। तो आपसे पूछे 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो आप कहोगे 1980 से 1985 ईस्वी तक। 1980 से 1985 ईस्वी तक कौन सी रही? 6ठी पंचवर्षीय योजना रही। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आप 1969 से 1974 तक मानेंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आपसे पूछे 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 1990, और इस पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2 वर्ष का अवकाश प्रदान किया गया था या लिया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब बात को आगे क्या बढ़ाएंगे? आज हम लोग टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? टैक्स के बारे में बात किया जाएगा। बोलो भाई, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स क्या होता है, जिसको हम लोग कर बोलते हैं ना, कर बोलते हैं। हेडिंग डालिएगा टैक्स। टैक्स को बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कर बोला जाता है ना, टैक्स। बोलो भाई, कितने लोग इसके बारे में जानते हो? बताओ भाई, टैक्स के बारे में क्या जानते हो? बोलो, जानते हो कि नहीं बच्चा? जी बिल्कुल जानते हो। बोलो भाई, टैक्स क्या होता है? तो टैक्स आप जानते हो, सरकार, हर राज्य सरकार अलग अलग टैक्स लेती है। केंद्र सरकार टैक्स लेती है ना। अब वो अलग बात है कि राज्य में अब जो राज्य सरकार है वो आपका अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी अभी पढ़ेंगे। टैक्स का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि हर एक चीज में टैक्स होता है। टैक्स आपको देना पड़ता है 2 तरीके से, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से दें और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से दें, या आपसे डायरेक्ट लिया जाए या इनडायरेक्ट लिया जाए। तो टैक्स क्या है? सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य वस्तु है। क्या टैक्स क्या है? तो आप कहोगे सरकार द्वारा, ये एक परिभाषा है, सरकार द्वारा लिया जाने वाला, लिया जाने वाला, या ऐसे लिख लो, सरकार द्वारा ली जाने वाली, ली जाने वाली अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, जिसके बदले में, जिसके बदले में सरकार कुछ देने की
गारंटी नहीं लेती है, नहीं लेती है। टैक्स या कर कहलाती है, टैक्स या कर कहलाती है। बहुत अच्छी ये परिभाषा है। और कोई भी अगर पहली बार पढ़ रहा है या बहुत दिन बाद पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा या नहीं समझ में आया, तो आज टैक्स समझ में आएगा कि टैक्स मतलब हिंदी में कर होता है। टैक्स क्या है? सरकार द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य वस्तु है जिसके बदले में सरकार कुछ देने की गारंटी नहीं लेती है। टैक्स या कर कहलाती है। क्या कहलाती है? टैक्स या कर कहलाती है। बात करते हैं शुल्क क्या होती है। अगर हम बात करें कि शुल्क क्या होता है, शुल्क तो आपने पढ़ा होगा जिसको फी बोलते हो, फीस। शुल्क क्या हो तो इसको ऐसे लिख सकते। शुल्क आपसे सरकार भी लेती है, शुल्क आपके टीचर भी लेते हैं और शुल्क हम लोग भी लेते हैं, है ना। बस यहां पर फ्री प्रोवाइड कराया जाता है यूट्यूब पर, ठीक है। शुल्क कोचिंग में आप देते हो, स्कूल में देते हो। अगर आप जाते हो कहीं नदी के किनारे घूमने और आपकी इच्छा है कि हम लोग इस पार से उस पार चले जाएं, तो आप नाव चलाने वाले को जब उतरते हो तो पैसा देते हो, वही तो शुल्क है, वही तो कीमत है। समझ पा रहे हो? वही तो शुल्क है। तो पूछा गया शुल्क क्या होती है, तो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले, क्या बोलोगे? किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा, दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा क्या कहलाती है? जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, शुल्क कहलाती है। शुल्क कहलाती है। जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, क्या कहलाती है? शुल्क कहलाती है। समझ पाए कि नहीं? बताओ भाई, समझ में बात आई कि नहीं? बोलो भाई, बोलो भैया, क्या समझ पाए आप? बोलो। नहीं समझ पाए? बताओ भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई होगी। अब जैसे आप मान लो है ना कि ये मान लो कोचिंग है। क्या है? ये मान लो कोचिंग है, ठीक। अब आप गए यहां पे एडमिशन लेने, तो आप टीचर से मिलोगे तो कुछ फी दोगे ना, फी दोगे। जब आप फी मतलब शुल्क दोगे तो आपको इसके बदले में क्या देगा? शिक्षा देगा। क्या देगा? शिक्षा प्रदान करेगा। मतलब कहने का यह है किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले, मतलब टीचर आपको सेवा दे रहा है तो आप फीस दे रहे हो, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, क्या कहलाती है? शुल्क कहलाती है। बात समझ गए? शुल्क और टैक्स में आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कीमत क्या होती है। किसी वस्तु की कीमत की परिभाषा क्या होती है? चलो भाई आते हैं कीमत। कीमत क्या बोलोगे? कीमत बोलोगे, है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप बस आराम से आप बनाते जाइए अपना नोट्स, ठीक है। एक एक चीजें आपको धीरे धीरे सब प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? बताओ, आवाज आ रही ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें क्या आपकी होगी परिभाषा? किसी वस्तु
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी वस्तु या किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता के बदले, या सेवा के उपयोगिता के बदले, उपयोगिता के बदले दिया जाने वाला मूल्य, दिया जाने वाला मूल्य, दिया जाने वाला मूल्य उसकी कीमत कहलाती है, उसकी कीमत कहलाती है, कीमत कहलाती है। बात समझ गए होंगे। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता के बदले दिया जाने वाला मूल्य उसकी क्या कहलाती है, कीमत कहलाती है। तो आपको तीनों परिभाषाएं पता चल गई। क्या शुल्क क्या होता है, टैक्स क्या होता है, सरकार द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य वस्तु जिसके बदले में सरकार कुछ देने की गारंटी नहीं लेती, दे दे वो अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको देना ही पड़े, ठीक है, क्या कहलाती है, टैक्स कहलाती है। शुल्क किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता के बदले, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा जिससे वह व्यवस्था चलती रहे। भाई कोई कोचिंग है, अगर सभी लोग फ्री में पढ़ोगे, उस शुल्क को नहीं भरोगे तो क्या वो व्यवस्था चल पाएगी? जिससे वह व्यवस्था चलती रहे उसे क्या कहा जाता है, शुल्क कहा जाता है। आगे बात करते हैं कीमत। किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता के बदले, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता के बदले दिया जाने वाला मूल्य उसकी क्या कहलाती है, कीमत कहलाती है। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब आपसे पूछे कि मुख्य रूप से कर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से कर दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग हुई काइंड्स ऑफ टैक्स, काइंड्स ऑफ टैक्स, ठीक है। तो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। क्या होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। काइंड्स ऑफ टैक्स माने प्रकार कितने होते हैं, तो प्रत्यक्ष कर होता है जो सीधे आरोपित किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने कह लिया चुंगी कर, अगर आपने कहा चुंगी कर, ठीक है, तो कैसा कर है, निगम कर, पूंजी कर, संपत्ति कर, ये सब आपका कैसा है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। क्या है, जैसे हम बात कर लें प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण पे बात कर लें, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे संपत्ति कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर। आपसे पूछे निगम कर क्या है, निगम कर, तो आप कहोगे प्रत्यक्ष कर है। आपसे पूछे पूंजी कर कैसा है, तो पूंजी कर भी आपका क्या है, प्रत्यक्ष कर है। बोलो भाई, समझ में बात आ रही कि नहीं। अगर बात करें कृषि कर कैसा है, तो ये भी प्रत्यक्ष कर है। कृषि कर की अगर बात करें एग्रीकल्चर टैक्स की, तो आप बताओगे प्रत्यक्ष कर है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इसी में आप देखो निगम कर है, इसी में क्या है, निगम कर है, और इसी में आयकर है, क्या है, आयकर है। ये सब आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, तो माने सीधे प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर की बात करें, अप्रत्यक्ष कर में आपका सीमा शुल्क हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय शुल्क हो गया। आप देखोगे, आपको देखने को मिले सबसे अच्छा जीएसटी, पेपर में आपसे पूछता है जीएसटी कैसा कर है, तो आप कहोगे जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। कई बार पेपर में पूछा गया कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी आपका
अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय शुल्क हो गया, जीएसटी हो गया। और बताओ भाई, इसी में आपको देखने को मिलेगा सेवा कर। सेवा कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। क्या भैया? सेवा कर भी आपका कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष माने टैक्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्रत्यक्ष कर और जी बिल्कुल आई, सेल्स डाउन हो गए इसलिए आवाज चली गई। बोलो भाई, कोई दिक्कत? देखो आपसे पेपर में कैसे पूछेगा कि बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन कौन से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो आप इसी में लिखोगे निगम कर होता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। आयकर आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। पूंजी कर प्रत्यक्ष कर में आता है। संपत्ति कर आपका प्रत्यक्ष कर में आता है। और लाभांश कर ये भी आपका प्रत्यक्ष कर में आता है। अब अगला पॉइंट इसी में लिख लो, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं इसको देखो। केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी राज्य सरकार की बात नहीं किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसमें कौन कौन से आएंगे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेवा कर, क्या आएगा? सेवा कर इसी में आएगा। बोलो भाई, सेवा कर आएगा नहीं? सीमा शुल्क आएगा इसी में। क्या आएगा? सीमा शुल्क इसी में देखने को मिलेगा आपको। किसमें? अप्रत्यक्ष कर में आपको देखने को मिलेगा सीमा शुल्क। और इसी में आप, जी बहुत बढ़िया, हाँ इतने आपके जो हैं ये आपके केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर, और ये जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर। पेपर में आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कर
अप्रत्यक्ष कर है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। जबकि निगम कर की अगर बात करें तो निगम कर से आपका निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। आय कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। पूंजी कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। लाभांश कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। बुलाओ भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखना कि केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा प्राप्ति, इस बात की याद रखना, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स निगम कर से प्राप्त होता है। किससे भैया? निगम कर से प्राप्त होता है। निगम कर से प्राप्त होता है। ये पेपर में आ चुका है और इसको ध्यान भी रखना होता है। अगर आपसे पूछे कि केंद्र सरकार को सबसे अधिक टैक्स किस कर से, किस क्षेत्र से मिलता है, तो आप बताओगे केंद्र सरकार को सबसे अधिक टैक्स किससे मिलता है, तो आप कहोगे सर निगम कर से मिलता है। जबकि राज्य सरकार को राजस्व से मिलता है। ठीक है, राज्य सरकार को अभी बताएंगे। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत इतने में नहीं, समस्या होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया केंद्र सरकार। अब है राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? देखो भाई, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर में आपको देखने को मिलेगा कृषि कर, एग्रीकल्चर टैक्स। अगर आपसे पूछे कि कृषि कर किसके द्वारा लगता है, तो कृषि कर राज्य सरकार के द्वारा लगता है। और वो भी कैसा ये टैक्स है, तो आप कहोगे इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी में अगर हम बात कर लें तो होटल प्राप्तियों पर कर, जो होटल प्राप्ति होती है उससे, होटल प्राप्तियों से कर, होटल प्राप्तियों से कर, होटल प्राप्तियों से कर कैसा कर है, तो आप कहोगे सर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर। क्या? राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो इस पे भी बात कर लेंगे हम लोग। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर, है ना, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर। बोलो भाई, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने पढ़ा होगा बिक्री एवं व्यापार कर। क्या? बिक्री कर एवं व्यापार कर, बिक्री एवं व्यापार कर, बिक्री एवं व्यापार कर, व्यापार कर। ये कैसा टैक्स है, तो आप कहोगे सर जी एक राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर होता है। बोलो भाई, राज्य उत्पाद शुल्क, इसी में आएगा राज्य उत्पाद शुल्क। क्या बोलोगे? राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क कैसा है, तो आप कहोगे राज्य उत्पाद शुल्क भी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन कर, विज्ञापन शुल्क, इसी में आप लिख सकते हो मनोरंजन। क्या? मनोरंजन कर कैसा टैक्स है, तो आप कहोगे इंटरटेनमेंट टैक्स कैसा टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कैसा है? मनोरंजन टैक्स कैसा है, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। बोलो भाई, इसी में अगर आप रखोगे तो विज्ञापन शुल्क भी आ जाता है इसी में, विज्ञापन कर। क्या? विज्ञापन शुल्क। क्या? विज्ञापन शुल्क भी कैसा है, तो राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। औषधि कर, इसी में दवाओं की अगर बात करें, औषधि कर,
औषधि कर कैसा है, तो औषध कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। बोलो भाई, इतने में कोई समस्या? तो इस प्रकार से हमने टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। टैक्स क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली ऐसी अनिवार्य मुद्रा या वस्तु जिसके बदले में सरकार हमें कुछ देने की गारंटी नहीं लेती है, वो क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है, तो ये आप मेन पॉइंट लेना। जिस प्रकार से केंद्र सरकार को निगम कर से, वैसे इसको लिख सकते हो सर्वाधिक राज्य सरकार को, सर्वाधिक राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है, तो आप कहोगे सर्वाधिक राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति आपको प्राप्त होती कहां से? बिक्री एवं व्यापार कर से प्राप्त होती है। बोलो भाई, बिक्री एवं व्यापार कर से प्राप्त होती है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। तो ये आज आपने एक और टॉपिक तैयार किया जिसका नाम क्या है? टैक्स है। देखते हैं भाई, टैक्स में क्या क्या हम लोगों ने आज शुरू किया था। कहां से हम लोगों ने शुरू किया था आज की क्लास? तो यहां से हम लोगों ने शुरू किया था। पहला क्वेश्चन आपने बताया था कि भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में केंद्रीय सांघिक संगठन की स्थापना 1949 में हुई थी। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1949 में हुई थी। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं 1935 वाला। 1935 में क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। पेपर में आपसे कई बार पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई, सॉरी कुछ गलत है ना, 1 अप्रैल है ना। बहुत बढ़िया, यहां पे 1 अप्रैल लिख लो। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बोलो भाई, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भी कब हुई थी, जिसको आप सीएसओ बोलते हो, इसकी स्थापना भी कब हुई थी, तो आप कहोगे 1949 ईस्वी में हुई थी। बोलो भाई, इतने में कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था? बच्चों ने बहुत शानदार आंसर किया था। जैसे हमने क्वेश्चन लिख के दिया वैसे ही बच्चों ने आंसर तुरंत किया था। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 4थी पंचवर्षीय योजना में, या 7वीं पंचवर्षीय योजना में? बच्चों ने तुरंत बताया था कि सर रोलिंग प्लान सरकार द्वारा 6वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। रोलिंग प्लान कब लाया गया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोलिंग प्लान लाया गया था। हमने बच्चों से पूछा कि सर 5वीं पंचवर्षीय योजना बता दो कब से कब तक, तो बच्चों ने बताया 1974 से 1978 तक। होना चाहिए 1974 से 1979 तक, लेकिन राज्य सरकार हमारी गिरी है ना, जनता सरकार या जनता पार्टी सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही बंद कर दिया गया। और ये पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक ही चली। उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी के बीच चली थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चली थी। 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच, जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच चली थी। बोलो भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बोलो बंधु, नहीं दिक्कत है। आगे बात करते हैं। फिर हम लोगों ने टैक्स पे हमने आज उठाया था टॉपिक टैक्स। हमने कहा था कि आपको टैक्स आज हम समझाएंगे कि टैक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने कहा कि टैक्स को हिंदी में कर बोला जाता है ना। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर बोला जाता है। एक बच्चे ने कहा सर चुंगी कर क्या होता है? एक बच्चे ने कहा कि सर चुंगी कर क्या होता है?
है ना। तो चुंगी कर नहीं जानते हो क्या? चुंगी कर ये होता है कि स्थानीय लोग जो आपसे टैक्स लेते हैं, जैसे आप किसी नदी के किनारे जा रहे हो, नदी को पार कर रहे हो, तो वहां पे नाव जो चलाने वाले होते हैं उससे पहले वो उनको टैक्स देते हैं, या जो वहां का टेंडर लिए होता है उसको आपको 2 या 5 रुपए देना पड़ता है। वो स्थानीय लोग आपसे अगर कोई कर लेते हैं, स्थानीय कर जो दिया जाता है, माने स्थानीय लोग जो देते हैं कर, वो क्या होता है, स्थानीय लोगों को कर दिया जाता है, वही आपका चुंगी कर कहलाता है। या स्थानीय लोगों द्वारा आप पर आरोपित किया जाने वाला कर क्या कहलाता है? चुंगी कर कहलाता है। तो टैक्स पे बात करते क्या होती है? सरकार द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य वस्तु जिसके बदले में सरकार कुछ देने की गारंटी नहीं लेती है, टैक्स या कर कहलाती है। देखो, लेती तो नहीं है कि हम देंगे, लेकिन वो देती है, आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, बोलो भाई। लेकिन गारंटी नहीं कि साथ देगी कि नहीं देगी, लेकिन वो देती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। इस बात को ध्यान रखो। आगे बात करते हैं कि सर जी शुल्क क्या होता है। तो शुल्क की हमने बहुत बढ़िया परिभाषा बताई, जिसे आप लोग फी बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो? फी बोलते हो ना। क्या बोलते हो भैया? फी बोलते हो, ठीक, फी बोलते हो। शुल्क किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले, किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा, किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, क्या कहलाती है? शुल्क कहलाती है। आई बात समझ में? किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा जिससे वह व्यवस्था चलती रहे, शुल्क कहलाती है। और सबसे अच्छी हम आपको उदाहरण बताए, कोचिंग। कोचिंग में गुरुजी होते हैं और आप जाते हो, फी देते हो, और उसके बदले में गुरुजी आपको शिक्षा देते हैं। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये व्यवस्था धीरे धीरे क्या होगी? डगमगा जाएगी। क्या होगी भैया? डगमगा जाएगी। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, सही तो है, आवाज आ रही भाई, ठीक। तो ये व्यवस्था क्या होगी? डगमगा जाएगी। इस कारण से आपको किसी वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले दी जाने वाली वस्तु या मुद्रा जिससे वह व्यवस्था चलती रहे और कभी न रुके, बाधित ना हो, उसे क्या कहते हैं? शुल्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसको शुल्क कहा जाता है। बात करते हैं कीमत क्या होती है। हर चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है, आपकी भी कीमत है, हमारी भी कीमत है ना। लगाने वाले होने चाहिए बस। क्या बोलते हो? तो कीमत क्या है? किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता के बदले दिया जाने वाला मूल्य उसकी कीमत कहलाती है। समझ पाए कि नहीं? जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जो जितना अच्छा टीचर होगा, उसको कोचिंग उतनी कीमत देगी, ठीक है। आप मैथ पढ़ाते हो तो आपकी कीमत अलग है, आप जीएस पढ़ाते हो आप कीमत अलग है, आप मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हो आपकी कीमत और अच्छी, सब कुछ पढ़ाते हो और अच्छी कीमत है। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ टैक्स, माने टैक्स के या कर के प्रकार। तो आप जानते हो कर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आपके ऊपर सीधे आरोपित किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो आपको उदाहरण ढेर सारे मिलेंगे। जैसे संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, निगम क्या है? निगम कर प्रत्यक्ष कर है, पूंजी कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है, कृषि प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है। समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई, नहीं समझ पाए? और इसी में चाहो तो होटल कर भी जोड़ सकते हो, होटल कर भी जोड़ सकते हो। होटल कर भी आपका कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। बात करते हैं अप्रत्यक्ष, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से आप पर आरोपित किया जाता है। जैसे आप बिस्किट लेने जाते हो, बिस्किट लेने, बोलो, बिस्किट लेने जाते हो कि नहीं? बिस्किट लेने जाते हो ना, तो आपसे बिस्किट क्या कहता है? बिस्किट वाला जो दुकान है, दुकानदार बताता है भैया ये पार्ले जी 5 रुपए का है। क्या 5 रुपए 20 पैसे आपको देना पड़ता? वो पहले से इंक्लूड रहता है उसमें, ठीक है। वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो अगर बात करें तो सीमा शुल्क कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय शुल्क कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। सेवा कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। बोलो भाई, बोलो। और इसी में चाहो तो बिक्री कर जोड़ लो, इसी में चाहो तो बिक्री कर जोड़ लो। बिक्री कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। बोलो भाई, समझ में आई बात? आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही। आगे बात करते हैं
अब है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर। ये बहुत पेपर में पूछता, पेपर में आपसे परिभाषा नहीं पूछता, पेपर में यही पूछता है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया निगम कर कैसा कर है, तो आप कहोगे प्रत्यक्ष कर है। आपसे कहे आयकर कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। पूंजी कर कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। लाभांश कर कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स निगम कर से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कहां से प्राप्त होता है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स निगम कर से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कहां से प्राप्त होता है, निगम कर से। अब आगे बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर पे बात करते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैसा है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। बात समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा, क्या, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो कृषि कर कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। होटल प्राप्तियों से कर कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। आगे बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर की बात कर लें तो इसमें बिक्री एवं व्यापार कर सबसे पहले आता है। राज्य उत्पाद शुल्क ये भी है। मनोरंजन कर कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है, वो किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर। विज्ञापन जब आप निकालते हो इस पे कौन सा कर लगता है, अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार द्वारा लगता है। औषध कर कैसा है, तो आप कहोगे राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर भी औषध कर की श्रेणी में आता है। बोलो भैया, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, आप एक तरफ से नोट बनाते जाइएगा। जितनी परिभाषाएं, जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं उसके बारे में आप पढ़ना, जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे बाहर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्या बोलते हो, तो हमें जहां लगता है वो हम आपको इंग्लिश बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको अंग्रेजी शब्द लिख दिए जाते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। बताओ भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, बोलो। आ रही बात समझ में, आ रही कि नहीं, बताओ। आ रही ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर करेंगे। और ऐसे ही आपको क्लास से पहले 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे जिससे हम जो पहले पढ़ाए हैं तो वो बता तो सको, कम से कम आपको लगे, हमें भी लगे कि आपने सीखा है, आपने पढ़ रखा है, आपको समझ में बात आ रही है। जब आंसर नहीं दे पाओगे तो कैसे करोगे, आंसर नहीं दे पाओगे तो कैसे करोगे ना। इस कारण से आप ध्यान रखेंगे, बातें सभी ऐसे ही चलती रहेंगी और आप मुस्कुराते हुए पढ़िए, है ना, मुस्कुराते हुए पढ़िए कि आपका पेपर है ना, और पेपर निकालना जरूरी है। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। जय हिंद साथियों।